हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे हाउ टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 इन नीट 2026। तो बायोलॉजी में अपन 360 ऑफ 360 कैसे ला सकते हैं। बेसिकली आप 350 भी ले आओ तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान हो जाता है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। और 350 आना भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज लेना है तो आपको 350 कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है। 360 आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है जब आपको कोई क्वेश्चन सही हो जाए या गलती से सही हो, या आपके नॉलेज में वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो आपके नॉलेज में हो, वो आप सही करके आओ, ठीक है। बात करेंगे अगले वीडियो में केमिस्ट्री के लिए भी और फिजिक्स के लिए भी, किस तरीके से अपन फिजिक्स में पढ़ाई करेंगे तो किस तरीके से आपको अच्छे से आ जाए, ठीक है। देखो, सबसे पहला मैं आपको मेरे चैनल पे भी आप जाके देख सकते हो, अभी का ट्रेंड क्या है बायोलॉजी का, वो टोटली चेंज हो चुका है, ठीक है। 2024 तक ऐसा था कि आप चीज़ों को रट के आप सारा चीज़ कर सकते थे, लेकिन अभी इस साल से ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला। आपको कॉन्सेप्चुअल चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। अब देख सकते हो इस नीट 2025 में किस तरीके का लेवल था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको एक अच्छा पकड़ बना के रखना पड़ेगा बायोलॉजी में, ठीक है। 10 पॉइंट आपको बताऊँगा, इस 10 पॉइंट को आप अगर पूरे साल फॉलो कर लिए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आर यू रेडी फॉर 2026? So let's start with the first of all your main aim to start with the NCERT book. So पहले तो आपको देखना है कि NCERT बुक में क्या पॉइंट दिया हुआ है। अब वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को आपको 100% समझ के चलना है, ठीक है। अब उस पॉइंट को 100% समझ के चलना है कि वो पॉइंट कहना क्या चाहता है, वो जो सेंटेंस है वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। उसको वो चीज़ एक कॉन्सेप्चुअल बातें लिखी है जो कि आपको एक तरह का मिस्ट्री है, वो चीज़ आपको समझना है। अब वो कौन समझाएगा? टीचर्स, ठीक है। वो टीचर समझाएँगे कि क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, उससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पर में लेके आगे चलना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ नीट के लिए आपको एनसीईआरटी बुक आपको बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस में, ठीक है। एनसीईआरटी बुक आप देख सकते हो, आपका जो फर्स्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है? एनसीईआरटी बुक होगा, ठीक है। कहाँ चला गया ये? अपन बात कर रहे थे एनसीईआरटी बुक के बारे में। तो देखो, सिंपल सा बात है, जो क्वेश्चन आना है वो 95% आपको एनसीईआरटी बुक से आना है, ये फिक्स है। ये अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है कि बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। जब वो कोचिंग में अपना जो भी XYZ कोचिंग में जाते हैं तो उनको इतना सारा स्टडी मटेरियल दे दिया जाता है तो उनको लगता है कि बहुत सारा चीज पढ़ना है, और उस चक्कर में एनसीईआरटी को छोड़ के अलग-अलग अच्छी-अच्छी, जो एनसीईआरटी से भी अच्छी है, वो किताबें पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की। तो प्लीज़ आप वो चीज़ ना करें, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स दिया है, वो पॉइंट्स को आपको समझना है। इतना चीज़ आप याद रख लो, आपको एकदम कोई नहीं रोक सकता 350 मार्क्स लाने से आउट ऑफ द 360। ये एक मेन चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ आपको क्या कर सकते हो, अब एनसीईआरटी को कैसे फोकस करें, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए बेसिकली आज का वीडियो हमारा यही रहेगा कि एनसीईआरटी को किस तरीके से आपको हैंडल करना है, किस तरीके से आपको पूरे साल भर ऐसा पढ़ना है कि आपको लाइन टू लाइन याद हो जाना चाहिए, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले है कि आप जो लाइन पढ़ रहे हो उस लाइन को पकड़ो, ठीक है, उसको समझो और उससे सोचो कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्या ये मैच द फॉलोइंग के लिए बन सकता है, ठीक है। जैसे कि फिश का नाम हो गया, एनिमल किंगडम का बात कर रहा हूँ, जैसे कोई फिश का नाम हो गया, ठीक है, उसका कॉमन नेम क्या है, तो वो चीज है। या तो वो तो डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आ सकता है या फिर मैच द फॉलोइंग करके अलग अलग नाम आ सकता है, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, एक तो कॉमन नेम, एक तो उसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग आ सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे आने वाले वीडियो में मैं बताऊंगा। आपके लिए एक नीट 2026 के लिए मैं कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं नीट 2020, नीट के लिए ही बेसिकली सारा बायोलॉजी का कंटेंट अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखो, एक मैं दो तरीके का सिलेबस का बात कर रहा हूँ। पहले जो सिलेबस हुआ करता था बिफोर नीट 2021 से पहले जो सिलेबस हुआ करता था, एंड 2021 के बाद जो 2024 तक सिलेबस था, मतलब जो पैटर्न था, वो पैटर्न बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। बहुत
इजी वे का पैटर्न था। नीट 2021 से लेके 2025 तक, 2024 तक बहुत अलग था। 2025 में एकदम ही सिनेरियो पूरा चेंज हो गया, जिसके कारण जो ट्रेंड, जो तरीका था पढ़ाने का, ठीक है, जिस मैं हम लोग भी उसी तरीके से पढ़े थे, 2018, 19, 20 के अकॉर्डिंग ही पढ़े थे। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया उसके समय, समझ रहे हो, 2020 के बाद। तो वो चीज है। तो 2020 से पहले जो ट्रेंड था, आप ट्राई करो कि वहां का क्वेश्चन किस तरीके से पूछा हुआ है, उस तरीके से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये अपन एक बात हो गया। दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, आपको तीनों लेवल को लेके चलना है। मीडियम, मॉडरेट एंड हाई लेवल को आपको इजी, मॉडरेट एंड हाई लेवल के अकॉर्डिंग आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये मेन चीज है आपके लिए। दूसरा क्या है, आपका जो एनसीईआरटी है उसमें डायग्राम्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं वो जो डायरेक्ट डायग्राम पे होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको डायग्राम को याद, उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको तरीका मैं बताऊं, देखो क्या करना है, वो जो डायग्राम होता है, ट्राई करो, आपको बहुत सारे मिल जाएगा डायग्राम्स का, सिर्फ पीडीएफ या बुक आता है, उसको निकाल लो, ठीक है। अलग अलग बहुत सारे लोग ऐसे बना के रखते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो गए तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो वहां पर में जाओ टेलीग्राम चैनल पे, और उसका पूरा डायग्राम्स का एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करो, प्रिंट निकाल लो उसका, और उस डायग्राम के साइड साइड में ना उसके बारे में लिख लिया करो, क्योंकि वही चीज क्वेश्चन बन के आना है, ठीक है। तो वो क्या है कि तुमको अंदर से इतना किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, जस्ट तुम एक बार डायग्राम देखे, हाँ ये डायग्राम का इसका ये है, इसका ये पार्ट से सारा चीज याद हो जाएगा ऐसे करके, ठीक है। इतना कर सकते हो डायग्राम को अगर इजी बनाना है तो। टेबल आपको रटा होना चाहिए, जो भी टेबल है, जो भी एनसीईआरटी में टेबल दिए हुए हैं, वो टेबल्स आपको, कुछ टेबल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब मैंने चैप्टर लिया था, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर वाला जो चैप्टर है वो मैंने लिया था। उस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स है, वो जो कि आपको स्ट्रेटेजी ऑफ फूड एनहांसमेंट वाला जो चैप्टर है, वो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसमें जो टेबल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स है, ठीक है। तो वो चीज आपको लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गया आपको एनसीईआरटी बुक। अब देखो, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आपका नोट्स, आपको नोट्स बनाना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, ऑलरेडी मैंने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें बेहतरीन तरीका बताया हूँ नोट्स बनाने का। अगर आप स्टार्टिंग से नोट्स, आपके पास पुराना कोई नोट्स है वो नोट्स को रखो, लेकिन आप क्या करो, आपके पास 1 साल समय है तो आप जरूर से जरूर एक नया नोट्स बनाओ, और उस पुराने नोट्स को रेफर जरूर करो, ताकि आपको ये पता चले कि क्या हमने छोड़ा था और क्या उसमें लिखा था। इससे ना आपको पिछले साल की गलती भी पता चलेगी कि क्या आपने गलत किया था और क्या इस बार आपको सही तरीके से लिख के चलना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल बेसिक्स लिखो, बेसिक का लिखो, उसके बाद जो फंडामेंटल चीजें होती है उस टॉपिक से रिलेटेड वो लिखो, और ट्राई करो कि जो आप नोट्स में पॉइंट्स लिख रहे हो वो एनसीईआरटी का पॉइंट्स हो, ठीक है। डिट्टो एनसीईआरटी का पॉइंट्स नहीं हो, लेकिन हाँ वही पॉइंट हो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और कुछ ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस होते हैं वो हड़बड़ आते हैं, वो सेंटेंस आपके नोट्स में लिखा हो, ठीक है। जितने भी एनसीईआरटी का पॉइंट्स है वो सारा इंक्लूड करना है आपके अपने नोट्स में, ताकि आप रिवीजन करोगे तो वो चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। डायग्राम्स को बनाओ, जो डायग्राम्स आपके लिए है, ठीक है। ट्राई करो नोट्स इस तरीके से बनाओ, कोई टेबल फॉर्मेट में बना लो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे आपके पास साइंटिस्ट के नाम हो गए, ठीक है, वो सारे साइंटिस्ट के नाम आपको क्या है, टेबल फॉर्मेट में सारे को एक साथ बना लो। जितने भी रिवॉल्यूशंस में जैसे कि प्रोग्राम्स चले थे, ठीक है, वो सारे प्रोग्राम्स को एक साथ बना लो। जितने भी डेट्स है, इस डेट्स को ये हुआ था, उस डेट्स को ये हुआ था, वो सारे को एक टेबल में बना लो। एनसीईआरटी में याद रखने का झंझट ही नहीं है, ठीक है। एक चीज आप और कर सकते हो, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो हमेशा क्या करो, जब आप टेस्ट से एक दिन पहले जो चैप्टर आ रहा है एनसीईआरटी का, उस चैप्टर को थ्रूली रीड करके जाओ, थ्रूली रीड करके जाओ, ठीक है। एक बार अगर रीड किए तो दिमाग में 5% बात बैठेगा बैठेगा, ठीक है। दूसरी बार रीड किए, अगले नेक्स्ट टेस्ट में उसको रीड किए, नेक्स्ट टेस्ट में उसको रीड किए, तो एक तरीके से तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैंने खुद अप्लाई किया है, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट दिया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये करोगे तो आपके लिए एनसीईआरटी को याद करना और आसान हो जाएगा, ठीक है। अपने को क्या करना है, एनसीईआरटी को दिमाग में फिट करना है, और वो कॉन्सेप्ट भी आनी चाहिए जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। विदाउट कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होगा। अगर आप रट्टा मार रहे हो तो उसके अलावा मतलब वो कुछ मतलब ही नहीं रट्टा मारने का, आप तो, ठीक है। अब देख सकते हो यहाँ पर मैं इस बार का क्वेश्चन 2025 का, ठीक है। तो जितने भी पॉइंट्स है, टेबल्स है, उसको डायग्राम्स है, ट्राई करो चीजों को फ्लो चार्ट्स में लिखने का, ताकि आपको रिवीजन फास्ट हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा मत मारना, क्योंकि इस बार रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। आप चीजों को समझो और उस चीज को अपने लैंग्वेज में लिखो, और कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस को अपने जरूर
कॉपी में नोट डाउन करो, ठीक है। खुद का नोट्स बनाओगे तो वो बहुत बेहतरीन होता है। आप कहीं से नोट्स डाउनलोड करके आप उसको पढ़ रहे हो, कोई मतलब का नहीं है। किसको रट्टा, किसको दिमाग में, किसी को दिमाग में ज़्यादा फिट हो जाती है बातें, तो उसके लिए सही होता है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को रट रहे हो तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो ट्राई करो, कॉन्सेप्ट को समझो और उसके अकॉर्डिंग क्या करो, क्वेश्चंस अराइज़ करने का ट्राई करो, ठीक है? ये इतनी बातें हो गई, ठीक है? ये बातें हैं। दूसरा, कोई भी टफ टॉपिक को मत छोड़ो, कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मत छोड़ो। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न है। देखो, वो चीज़ तो एग्ज़ामिनर को भी पता है कि वो तो टफ टॉपिक है भाई, कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चे छोड़ के जाते हैं, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ ही देते हैं, क्योंकि उसे किसी से नहीं बनने वाला। जो पढ़ लेते हैं वो बन गया, वो टॉप कर गया, उसका रैंक ऊपर आ गया थोड़ा-सा, ठीक है? लेवल उतना ही है, लेकिन रैंक वो चीज़ वो उसने ना पढ़ लिया, उसने समझ लिया, तो उसके लिए रैंक थोड़ा-सा ऊपर आ जाता है, ठीक है? ये चीज़ें होती है। तो आपको क्या करना है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना है। अगर एनसीईआरटी में वो चीज़ दिया हुआ है, वो टॉपिक, तो वो छोड़ के नहीं जाना है। भले ही वो एक्स्ट्रा टॉपिक हो, उसको छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर वो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है तो भी मत छोड़ना उसको, ठीक है? भले ही वो एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन प्रीवियस ईयर में आया है, उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, जो आपके सिलेबस में हो सकते हैं, ठीक है? आपके लेवल में हो सकते हैं, वो चीज़ पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो उस चीज़ों को भी आप समझो, ठीक है? जैसे जेनेटिक्स का क्वेश्चंस है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन में पेडिग्री एनालिसिस होता है, उसमें ज़्यादा लोग तो नहीं समझ में आता, ठीक है? आपको अच्छे से पेडिग्री एनालिसिस भी समझना है ना, तो मेरे चैनल पे जाना, बेहतरीन ट्रिक डाला हूँ, उस ट्रिक से एक-एक क्वेश्चन सॉल्व होते हैं पेडिग्री एनालिसिस का, ठीक है? प्लीज़ जाना, उसको रेफर करना, ठीक है? और देखना, उसको समझना, ठीक है? भले ही मेरा पुराना वीडियो है, लेकिन आपको पूरे कंटेंट नए मिलेंगे और ऐसा कंटेंट डाला है जो 2020 से पहले पढ़ाया जाता था, ठीक है? जो मैंने खुद पढ़ा है, जो मैंने खुद बनाया है, वही चीज़ मैं डाला हूँ, ठीक है? जो बड़े-बड़े टीचर्स कोटा के फॉलो करते हैं, जो कोटा में लिखवाते हैं, जो जो कंटेंट है, वही चीज़ मैं डाला हूँ। आप एक बार फॉलो ज़रूर करना, देखना उसको, ठीक है? आपको खुद खुद समझ आएगा, ठीक है? हाँ, आपको क्या है कि आपको टॉपिक का वेटेज समझ में आना चाहिए, ठीक है? टॉपिक का वेटेज समझ में आना चाहिए कि कौन-सा टॉपिक ज़्यादा बार पूछा है, ठीक है? ये चीज़ आपको मिल जाएगा, जहाँ जहाँ कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ते होगे, वहाँ पर में ज़रूर ये लोग बना के देते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर में आप जाओ और जहाँ भी आप पढ़ रहे होगे एक्स-वाई-जेड कोचिंग में, वहाँ ज़रूर ये लोग बनाते ही बनाते हैं वेटेज, ठीक है? और बाकी जब नीट का एग्ज़ाम हो जाता है, उस समय भी बताते हैं, इस क्वेश्चन का ये वेटेज है, तो आप सर्च करो, ठीक है? आपको आपके पास अभी टाइम है, ठीक है? 7 से 8 मंथ आपके पास अभी टाइम है, आप ये चीज़ सर्च करो और उस पे टाइम दो, ठीक है? क्योंकि हर टॉपिक को याद रखना किसी के बस का बात नहीं है, ठीक है? हर टॉपिक याद रखना किसी के बस का बात नहीं है, कुछ न कुछ उसमें रह ही जाता है। इसीलिए जो हाई वेटेज टॉपिक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतना सारा कुछ कर लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? याद तभी रहेगा जब आप उसको बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का भी अलग तरीका है, ठीक है? आपका 3 तरीके का क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। कैसे? आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके अंदर टॉपिक पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक आपने क्वेश्चन लगा लिया ड्यूरिंग द क्लास, जब आप क्लास कर रहे हो या खुद से आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो उस समय। डीपीपी होगा, डीपीपी आपने लगा लिया, ठीक है? वो चीज़ आपने कर लिया। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसके रिलेटेड पीवाईक्यू चैप्टर सॉल्व होने का खत्म होने के बाद जस्ट उसके 1 दिन बाद आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। उसके जस्ट बाद आपको एनालिटिक क्वेश्चन्स होते हैं, कुछ टफ क्वेश्चन्स होते हैं। मैं क्या प्रेफ़र करता हूँ, मैं आपको प्रेफ़र करता हूँ फिंगर टिप्स। फिंगर टिप्स एक ऐसा किताब है जिसके थ्रू आप सिर्फ़ फिंगर टिप्स बनाते हो, तो आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फिंगर टिप्स एक ऐसा बुक है जिसमें आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स नाम करके आता है। जिसमें आपको ना हर पैटर्न का दिया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है? कोई भी लेवल का एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर वो बुक आपके दिमाग में फिक्स है ना, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई आपको सिलेक्शन से रोक नहीं सकता, ठीक है? ये चीज़ आप मान के चलो, क्योंकि वो बुक बहुत बेस्ट बुक है। आपको उसमें क्या मिल जाएगा, एक तो नॉर्मल टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस मिल जाएँगे, एमसीक्यू मिल जाएँगे, जो एमसीक्यू ज नॉर्मली पूछते हैं, जो जनरल वे में। दूसरा आपको मैच द फॉलोइंग मिल जाएँगे, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएँगे, असर्शन रीजन मिल जाएँगे, स्टेटमेंट वाइज़ मिल जाएँगे, उसका अलग-अलग एक्सरसाइज़ बना के ये दिए हुए हैं। उसके बाद आपको हॉट्स क्वेश्चन मिल जाएँगे, जो एक एनालिटिकल लेवल का क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको मिल जाएँगे वहाँ पे। तो भाई यही तो करना है अपन को। ये तो लोग बना के दे रहे हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी का लाइन से बना के दे रहे हैं, और क्या चाहिए? ठीक है? वही चीज़ आपको एनसीईआरटी, तो देखोगे ना भाई ये तो एनसीईआरटी में है, नहीं, आपको एनसीईआरटी में ही रहेगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा। यही चीज़ तो हमारे एग्ज़ाम में होती है। ये चीज़ आप पहले कर लो तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? मैं किसी बुक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है? चलो, नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन का तरीका मैं मेरा अलग ही था।
ठीक है? मैंने भी अपलोड किया है, रिवीजन किस तरीके से करना है, नोट्स किस तरीके से बनाना है, ठीक है? तो वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक? तो सबसे पहले आप बात याद रखो, 2 तरीके का नोट्स, एक तो आपको नोट्स है आपके पास, एक तो एनसीईआरटी है, ठीक है? मैं बायो का ही बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो नोट्स आपको डेली फर्स्ट पेज से रिवीजन करना है। जैसे आज एनिमल किंगडम स्टार्ट हुआ चैप्टर, ठीक है? तो आप एनिमल किंगडम का पहला पेज का नोट्स बनाएँ, 2-3 पेज एक क्लास में आपका भर गया। आप नेक्स्ट क्लास किए, उससे पहले आप वो 2-3 पेज जो पिछले क्लास में किए थे, वो एक को थ्रूली आप रीडिंग कर लो, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट लेसन आपने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट आपने लेक्चर स्टार्ट कर दिया, कहीं के भी आप पढ़ रहे हो या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हो। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन आपका 6 पेज भर गया, वो 6 पेज का रिवीजन स्टार्ट कर दो। फिर आप नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करो। फिर उस अगर मान लो 10 पेज भर गया 3 दिन में, तो वो लेक्चर करने से पहले आप वो सारे पेज का रिवीजन करके फिर आप आगे बढ़ो। ऐसे करते-करते करते जाना, ठीक है? वीकली आपको एक बार स्टार्टिंग से, उससे पहले मान लो आप एनिमल टिश्यू रिवीजन किए होंगे, पढ़े होंगे, या फिर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, उस केस में आपको जो भी चैप्टर पढ़े, वो भी चैप्टर को आप रिवीजन करते जाओ, क्योंकि आपने वो चैप्टर को बार-बार रिवीजन कर चुका है पिछली बार। अब उस चैप्टर को आप फिर से रिवीजन करोगे, तो उस केस में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आपको ये चैप्टर पकड़ में आ रहा है, और वो टाइम भी नहीं लगेगा। पहला दिन 3 से 4 दिन टाइम लगता है उस चैप्टर के लिए, बाकी आपको एकदम बहुत जल्दी हो जाएगा। आधे घंटे में 2-3 चैप्टर निपट जाता है रिवीजन करोगे इस तरीके से तो। ठीक है? अगर किसी भी चीज़ को दिमाग में फिट करना है, तो इस तरीके से रिवीजन ज़रूर करना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको रिजल्ट देगा। ठीक है? चलो, दूसरा चीज़ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लिए मैं आपको बताया कि एग्ज़ाम से पहले ना आप एनसीईआरटी को थोड़ी रीड कर लो, ठीक है? रीड करो। बाकी चैप्टर कंप्लीट होता है, आपके जहाँ कहीं भी आप पढ़ रहे होगे, वहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके जस्ट बाद आप क्या करो, उस चैप्टर को पढ़ लो, रीड कर लो और मार्क कर लो, ठीक है? दूसरा चीज़ आप एक और कर सकते हो, मैं एक पहला पॉइंट तो बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। एग्ज़ाम से 1 दिन पहले आप उस चैप्टर को पढ़ के जाओ, जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आता है, ठीक है? दूसरा पॉइंट, जो चीज़ आपको गलती हुआ, वो चीज़ एनसीईआरटी में आप हाइलाइट कर लो। वही चीज़ आपको एनसीईआरटी में हाइलाइट करना है, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ वीकनेस पॉइंट है, ठीक है? और एग्ज़ामिनर के लिए भी वो वीकनेस पॉइंट ही रहता है। उसको पता है, एग्ज़ामिनर को पता है कि बच्चे को यहाँ गलती कराना है, तुम यहाँ गलती करके आओगे टेस्ट में, अगली बार वो चीज़ गलती नहीं होनी चाहिए, इसके लिए आप वहाँ पर में मार्क कर लो एनसीईआरटी में, या फिर नोट्स में मार्क कर लो, उसको बार-बार रिवीजन करना अगले बार एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है? ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखो, ठीक है? बहुत बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, एकदम एक्सपेरिमेंटल चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे लोग ज्ञान देके जाते हैं, भाषण देके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भाषण नहीं दे रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ बता रहा हूँ, जो अगर फॉलो किए, तो भाई एक एक नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा इसमें, ठीक है? ये मैं आपको बता दिया, एनसीईआरटी में आपको जो भी डेट साइंटिस्ट के नाम है, प्रोग्राम चले हैं, डाटाज़ है, सारा डाटाज़ को कलेक्ट करते जाओ, ठीक है? 3-4 पतली-पतली कॉपी बना लो और सबको एक डाटा, एक एक में आप डेट्स वगैरह लिख लिए, एक में आपको एनसीईआरटी का साइंटिस्ट का नाम लिख लिए, पतली-पतली कॉपी में 4-5 पेज का जो होगा, जो भी आपने बना रखा है, उसमें कर लो। ये चीज़ वहीं पे खत्म हो जानी चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ बहुत मतलब सोचो ना, अगर नहीं हुआ ये सब सारी चीज़ें, तो आपको ना 4 मार्क्स लूज़ करवा सकता है, 5 मार्क्स बेसिकली, अगर गलती हो गया तो -5 जाएगा, ठीक है ना? अब क्या करना है ना आपको, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब ट्राई करो जहाँ कहीं भी आपको ये सिंगल चैप्टर का टेस्ट मिल रहा है, तो वो टेस्ट को ना आप लगा लिया करो, ठीक है? कुछ ना कुछ आपको गलती पकड़ में आ जाएगा, ये आपको लास्ट में करना है, ठीक है? ये चीज़ कर लिया करो, या फिर आपको क्या करना है, 3-4 लेसन है, 3-4 चैप्टर है, उसको एक साथ आप कॉम्बिनेशन में एक टेस्ट दे दिया करो, बैठो आराम से 1 घंटे, 1 घंटे नहीं, आप 45 मिनट्स बैठो, 45 मिनट्स आप बैठो और ना 180 क्वेश्चंस करने का ट्राई करो, ठीक है? आपको इतना सॉरी 90 क्वेश्चंस करने का ट्राई करो, ठीक है? 180 टोटल होता है ना, तो 90 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आते हैं, 90 क्वेश्चन इन विदिन द 30 मिनट या फिर 45 मिनट आपको कंप्लीट करने का ट्राई करो। ये चीज़ मैं इसीलिए ये पॉइंट लिखा हूँ, क्योंकि अगर ये चीज़ आप करते हो ना, तो स्टार्टिंग से आपके दिमाग में एक माइंडसेट फिट हो गया रहेगा कि 45 मिनट्स में मुझे बायोलॉजी कंप्लीट करना है, विदिन द 45 मिनट्स, ठीक है? टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बता दिया। आओ, एक-एक को क्वेश्चंस देखो, लाइन बाय लाइन पढ़ो कि क्या गलती हुआ है, कहाँ से क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, वो चीज़ आप देखो, ठीक है? कहाँ से क्या क्वेश्चन घुमा सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? कहाँ से आपको स्टेटमेंट वाइज़ बना है, ठीक है? वो चीज़ भी आप एनसीईआरटी में मार्क कर लो, क्योंकि यहाँ पर में जो एलएन वाले या फिर आकाश वाले या फिर कोई भी वाले क्वेश्चन बना रहे हैं, पीडब्ल्यू वाले जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं, वो एक एक्सपर्ट है, वहाँ बैठे हुए। अब उससे ज़्यादा एक्सपर्ट तो कहीं दुनिया में नहीं है, ये चीज़ मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, ठीक है?
तो वो चीज़ जो क्वेश्चन बना रहे हैं वही क्वेश्चन आते ही आते हैं 90% मान लो, ठीक है? 90% वही क्वेश्चन्स आते हैं, वही स्टेटमेंट वाइज़ वही स्टेटमेंट रिपीट हो, लेकिन अपन को पता नहीं चलता कि अपन इतना सारा टेस्ट दिए होते हैं, कुछ आइडिया नहीं होता कि इसके टेस्ट से आता है, उसके टेस्ट से आता है। लेकिन अगर आप वो चीज़ आप एनसीईआरटी में मार्क करते हो, तो वो स्टेटमेंट आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना हुआ है, अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ आप दे रहे हो, देख रहे हो, तो वो चीज़ आप ज़रूर मार्क करो। क्योंकि ये छोटी-छोटी अगर चीज़ करते हो ना, तो एनालिसिस करोगे तो उस केस में आपको सिली मिस्टेक होने से बचेगा। ठीक है ना? ये रहता है यहाँ पे, ठीक है? ये सारी बातें थी एनसीईआरटी को फॉलो करने के लिए, ठीक है? अब इतना चीज़ करोगे तो भाई फिर तो भाई सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना? ये मैं आपको एश्योर करता हूँ, ठीक? ठीक है? आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप एक बार ज़रूर इसको फ़ॉलो करना, ठीक है? बाकी आपको जो भी नीट से रिलेटेड कंटेंट है, वो हमारे चैनल पे अपलोड होती रहती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी आपको आने वाले जो टेस्ट सीरीज़ हैं, वो सारे हम लोग इस चैनल पे डालेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीरीज़ भी इस चैनल पे लाएँगे, जिससे आपको नीट 2026 के लिए एक नया मॉडल तरीके से जो क्वेश्चन तैयार होके आ रहा है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड अपन यहाँ पर में टेस्ट सीरीज़ डालेंगे, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे हेल्प होगी। ठीक है? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।